कोई भी आयुर्वेदिक उपचार कितना असरदार है, ये बात साइंटिफिकली कैसे साबित की जा सकती है? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आयुर्वेद में रिसर्च की दुनिया को समझना होगा। तो चलिए, इसी के बारे में आज विस्तार से जानते हैं। सोचिए, एक तरफ है सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस के कड़े नियम और स्टैंडर्ड्स। इन दोनों के बीच एक पुल बनाना पड़ता है। आज हम इसी पुल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये सब होता कैसे है। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एक मरीज से कहानी कैसे शुरू होती है। फिर देखेंगे कि अलग अलग तरह के स्टडी डिजाइन क्या होते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है, यानी क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर लैब और लाइब्रेरी रिसर्च पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में साइंस की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी शब्दों को समझेंगे। तो किसी भी रिसर्च की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? देखिए, मेडिकल साइंस में लगभग हर बड़ी खोज की शुरुआत सिर्फ एक मरीज के ऑब्जर्वेशन से होती है। तो ये केस रिपोर्ट होती क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी एक इंसान की पूरी मेडिकल स्टोरी है। मान लीजिए किसी मरीज पर एक खास पंचकर्म थेरेपी की गई, तो उसका क्या असर हुआ, क्या लक्षण थे, क्या इलाज दिया गया, इन सब का एक डिटेल्ड ब्यौरा ही केस रिपोर्ट है। अब देखिए, एक मरीज की ये कहानी एक बहुत जरूरी पहला कदम तो है, एक तरह की चिंगारी। पर सिर्फ एक कहानी से ये साबित नहीं हो जाता कि कोई इलाज सच में काम करता है। ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई पैटर्न है, हमें और भी ज्यादा डेटा चाहिए होता है। तो एक मरीज से आगे बढ़कर हम आते हैं कई मरीजों पर। यहीं पर केस सीरीज की भूमिका शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि एक जैसी बीमारी या एक ही तरह का इलाज ले रहे कई मरीजों की कहानियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। मकसद है कॉमन पैटर्न और नतीजों को ढूंढना। ठीक है, तो अब हम सिर्फ कुछ मरीजों की कहानियों से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिना किसी दखल के, यानी बिना कोई ट्रीटमेंट दिए, हम बड़े ग्रुप्स में हेल्थ और बीमारी के पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं? बस यहीं पर काम आती हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी दो तरह की हो सकती हैं। एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसे आप एक स्नैपशॉट की तरह समझ सकते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर किसी आबादी से डेटा इकट्ठा कर लिया। और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जो एक पूरी फिल्म की तरह है। इसमें एक ही ग्रुप को लंबे समय तक कई बार फॉलो किया जाता है। अब दो बहुत ही दिलचस्प स्टडी डिजाइन है, कोहोर्ट और केस कंट्रोल। इनका सबसे बड़ा फर्क है इनकी दिशा, यानी डायरेक्शन। देखिए, कोहोर्ट स्टडी भविष्य की तरफ देखती है। मान लीजिए हम उन लोगों के ग्रुप को फॉलो करना शुरू करते हैं जो रोज अश्वगंधा लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि समय के साथ उनके स्ट्रेस लेवल में कोई कमी आती है या नहीं। वहीं दूसरी ओर केस कंट्रोल स्टडी अतीत में, यानी पीछे की तरफ देखती है। इसमें हम उन मरीजों से शुरुआत करते हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, और फिर पीछे जाके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो ये बीमारी हुई। तो अब तक हम सिर्फ देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। अब हम सिर्फ देखने से आगे बढ़कर एक्शन लेने की दुनिया में कदम रखते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की। ये वो जगह है जहां हम एक्टिव होकर ये टेस्ट करते हैं कि कोई आयुर्वेदिक इलाज सच में काम करता भी है या नहीं। अगर हम सबूतों का एक पिरामिड बनाएं, तो उसके शिखर पर सबसे ऊपर होता है क्लिनिकल ट्रायल। और इन ट्रायल्स में भी सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसे हम शॉर्ट में RCT कहते हैं। ये किसी भी नई थेरेपी के असर को जांचने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। इन RCTs को रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी तरह के बायस, यानी पक्षपात या गलती की गुंजाइश कम से कम हो। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रैंडमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों को ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में पूरी तरह से चांस के आधार पर बांटा जाता है। ये बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोनों ग्रुप्स शुरुआत से ही हर मामले में एक जैसे हों और नतीजों में कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरा कमाल का तरीका है ब्लाइंडिंग। देखिए, अक्सर हमारी उम्मीदें नतीजों पर असर डाल सकती हैं, है ना? ब्लाइंडिंग इसी चीज को रोकती है। इसमें ट्रायल में शामिल एक या एक से ज्यादा लोगों को यह पता नहीं होता कि असली इलाज किसे मिल रहा है और किसे प्लेसीबो। कई बार तो मरीज के साथ साथ डॉक्टर को भी ये बात पता नहीं होती, जिसे डबल ब्लाइंड कहते हैं। इससे नतीजे पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी रिसर्च सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में ही है।
किसी भी इलाज के क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंचने से बहुत पहले और बहुत सारे ट्रायल्स हो जाने के बाद भी कई दूसरे तरह के रिसर्च होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ये है प्री क्लिनिकल पाइपलाइन, यानी इंसानों पर ट्रायल से पहले की पूरी तैयारी। इसकी शुरुआत होती है इन सिलिको से, जिसमें कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके दवा के असर का अंदाजा लगाया जाता है। फिर आता है इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब जैसे कंट्रोल्ड माहौल में टेस्टिंग। और आखिर में होता है इन विवो टेस्ट, जिसमें किसी जीवित जीव जैसे किसी जानवर पर टेस्ट किया जाता है। ये सब इंसानों पर ट्रायल से पहले के जरूरी कदम हैं। और हाँ, लैब के अलावा लाइब्रेरी रिसर्च भी बहुत अहम है। इसमें दो मुख्य चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे जो पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनका विश्लेषण करना, और दूसरा अब तक जितने भी मॉडर्न स्टडीज़ या क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं उन सब के नतीजों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखना। इससे हमें भविष्य की रिसर्च के लिए एक दिशा मिलती है। तो अब जब हम अलग अलग तरह की स्टडीज़ को समझ चुके हैं तो अब वक्त है अच्छी साइंस की भाषा को समझने का। रिसर्च को ठीक से पढ़ने, समझने और करने के लिए कुछ ज़रूरी शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक शब्द है मैचिंग। ये तकनीक खासकर केस कंट्रोल स्टडीज में इस्तेमाल होती है। इसमें क्या करते हैं कि केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के लोगों को कुछ खासियतों के आधार पर जोड़ा जाता है, जैसे कि उम्र, जेंडर वगैरह। इसका मकसद ये होता है कि तुलना बिल्कुल बराबरी की हो और इन वजहों से नतीजों पर कोई असर ना पड़े। और अब बात करते हैं बायस की। बायस यानी कि पूर्वाग्रह या पक्षपात। ये अच्छी रिसर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसी सिस्टमैटिक गलती है जिससे नतीजों का गलत मतलब निकल सकता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, रैंडमाइजेशन और ब्लाइंडिंग जैसे तरीके ही इस दुश्मन के खिलाफ हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। चलिए अब इन सभी डिजाइन्स को एक साथ रखकर देखते हैं। केस कंट्रोल स्टडी पीछे की तरफ देखती है और दुर्लभ बीमारियों के लिए अच्छी है। कोहॉर्ट स्टडी आगे की ओर देखती है और रिस्क फैक्टर्स का पता लगाने में मदद करती है। और आरसीटी भी आगे की ओर देखती है और ये किसी ट्रीटमेंट के असर को साबित करने के लिए सबसे मजबूत सबूत देती है। मतलब साफ है, हर डिजाइन की अपनी एक खास जगह और अहमियत है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? रिसर्च डिजाइन एक मरीज के ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर एक कड़े ट्रायल तक सबूतों को मजबूत करते हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज सिर्फ देखती हैं, जबकि इंटरवेंशनल स्टडीज टेस्ट करती हैं। किसी भी ट्रीटमेंट के असर को साबित करने के लिए आरसीटीज ही गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और प्री क्लिनिकल और लिटरेरी रिसर्च इसकी नींव रखते हैं। सबसे जरूरी बात, बायस जैसे शब्दों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सबूतों को सही तरह से परख सकें। तो अब जब हम इन सभी तरीकों को समझ चुके हैं, सवाल यह है कि भविष्य के चिकित्सक और शोधकर्ता होने के नाते आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने के लिए किस तरह के सबूत बनाने में मदद की जाएगी। आयुर्वेदिक विज्ञान की गुणवत्ता और विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब आने वाली पीढ़ी पर ही है।